टीआरएस सरबराह व वजीर आला चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में पार्टी के बाज़ नौ मुंतखब ज़िले सदूर ने मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ वजीर आला ने टीआरएस के नए ज़िले सदूर का ऐलान किया था, जिस पर बाज़ नए ज़िले सदूर ने वजीर आला से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया और ममनूनियत का भी इजहार किया। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि उनके दौरे में किसान नहीं बल्कि टीआरएस के कारकुन रुकावटें हायल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद के दौरे के दौरान किसी एक टीआरएस कारकुन ने रुकावटें हायल नहीं की हैं। रुकावटें हायल करने वाले हल्दी के किसान हैं। अरविंद किसानों की नाराज़गी से बचने के लिए इस तरह के गलत इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। टीआरएस रुकन असम्बली ने कहा कि अरविंद ही नहीं, मुल्क की कई रियासतों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दीगर मुकामात पर बीजेपी के कई अहम कायदीन बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी किसानों ने मुजाहरा किया है। ఇయ్యాల నీ మీద నిన్ను ఉరికిచ్చింది కానీ నీ మీద నిరసన తెలియజేసింది ఒక వర్గం మాత్రమే. అది రైతుల వర్గం మాత్రమే. 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న దేవుడు లాంటి ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని పసుపోడు ఇవ్వకుండా 62 లక్షల మందికి రైతు బంధు ఇస్తున్న 50,000 కోట్ల రూపాయల రైతు బంధు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని బిడ్డ అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నావు. ఇది ఒక వర్గం రైతులే నీ మీద నిరసన తెలియజేసిర్రు. రేపు తెలంగాణలో 4.5 కోట్ల ప్రజలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ హీరో ఒకే ఒక్కడు, ఆయనే వార్ హీరో. ఆయనతో లబ్ధి పొందినటువంటి కోటి మందికి పైన ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెలు కూడా నిన్ను చెప్పుల దండేసి ఉరికించి కొట్టే రోజులు కూడా వస్తాయి. కళ్యాణ లక్ష్మి పొందుతున్నటువంటి మా అక్కలు ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం, ప్రతి ఇంట్లో సంక్షేమం ఇచ్చే విధంగా పనిచేస్తా ఉన్నాడే, వారంతా అభిమానులే బిడ్డ. నిన్ను ఒక్కరు కాదు, ఏ ఊర్లో ఎక్కడైనా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పైన, కేసీఆర్ కుటుంబం పైన ఒక్క మాట ఉల్టా సీదా మాట్లాడితే ఇక నేను బేరియాయం బిడ్డ. ఇదేమో రైతులు నిరసన తెలియజేస్తారు. సంక్షేమ పథకాలు పొందినటువంటి మా అక్క చెల్లెలు, తల్లులు, వృద్ధులు, వికలాంగులు వారు నేను గ్రామాల్లో తిరగనివారు. ఇంకొక వైపు మా 60 లక్షల సైన్యాన్ని ఎంట పడుతుంది బిడ్డ. ఢిల్లీలో మోడీ గారు కాలు మొక్కి పసుపోడు తీసుకురా, రైతు సంక్షేమ పథకాలు తీసుకురా, రైతుల ప్రాజెక్టులకు జాతీయ హోదా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకురా, మిషన్ భగీరథ లాంటి పథకాలకు డబ్బులు ఇప్పి మాకు రావాల్సిన ట్యాక్స్ అని చెప్పి నువ్వు దమ్ముంటే నువ్వు మొగోడు అయితే, నువ్వు పోటుగాడు అయితే. आदिलाबाद जिले में आईटी टावर की मंजूरी पर नौजवानों के एक ग्रुप ने वजीर आईटी तारक रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। जिले के इचोड़ा मंडल के मखरान गांव में इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। मुकामी अफराद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़िले में आईटी टावर के क़याम से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे, जिस पर वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर आईटी तारक रामाराव से इजहार तशक्कुर करते हैं। एयर इंडिया को आज टाटा सन्स के हवाले कर दिया गया। टाटा ग्रुप के सदरनशीन एन चंद्रशेखर भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत ने सरमाया निकासी के बाद तकरीबन 69 बरस के बाद एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के दोबारा हवाले कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर पुनाला लक्ष्मैया ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह और कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड्स दिए जाने पर तनकीद की। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि एनएसजी के सामने बाबरी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के वाज़ेह तयक़ुन के बावजूद कल्याण सिंह वज़ीर आला के तौर पर मस्जिद की शहादत को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद की शहादत को रोकने के लिए मदाखलत करने से मरकज़ी दस्तों को रोक दिया। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को भी पद्म भूषण अवार्ड पर तनकीद की और पूछा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद ने बाबरी मस्जिद की शहादत पर अपने आप से मुफाहमत कर ली है, क्योंकि उन्होंने ये अवार्ड कबूल करने से इनकार नहीं किया है। कोरोना मुस्बत पाई गई हामिला खातून की डॉक्टर्स ने नॉर्मल जजगी की। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के येल्लारेड्डीगुड़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स ने ये कारनामा अंजाम दिया। ज़िले के वेरलापल्ली मंडल के रंगमपेट के रहने वाली खातून रजीता को दर्द उठने पर फौरी तौर पर इसके रिश्तेदारों ने
दवाखाना मुंतकिल किया, जहां के डॉक्टर्स ने उसकी नॉर्मल जदगी की। ये खातून 2 दिन पहले ही कोरोना से मुस्बत पाई गई थी। डॉक्टर्स के इस कारनामे पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने इन डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जानिब से ट्वीट करते हुए इस बात की इत्तला दिए जाने पर डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। दबीरपुरा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुदर्शन यादव की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है, जिन्होंने बच्चों से दोस्ती का अमली नमूना पेश करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर मुस्लिम बच्चों में चॉकलेट्स तकसीम किया और इस तरह उन्होंने बेहतर इंसान होने के साथ साथ बच्चों से मोहब्बत का अमली सबूत भी पेश किया, जिससे बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बच्चों में बिल्कुल घुल मिल गए और उनसे अपनायत का भी मुजाहरा किया, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। अवाम का एहसास है कि एक ऐसे वक्त जब पुलिस का खौफ बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम में पाया जाता है, ऐसे में इंसान दोस्त पुलिस अहदेदार की इस बच्चों में घुल मिल कर अपनायत का इजहार करने की कोशिश लायक सताइश है। IND टुडे भी उनकी बच्चों के साथ अपनायत और उनके कदम की ना सिर्फ सताइश करता है बल्कि उनके जज्बे को भी सलाम करता है। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके रुकने पार्लियामेंट अरविंद पर TRS के गुंडों ने हमला किया। हैदराबाद से आरमूर रवानगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि ये दावा किया जा रहा है कि किसानों ने हमला किया। क्या किसानों के हाथों में डंडे होते हैं या पत्थर होते हैं? उन्होंने कहा कि वो इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। GHMC हदूद में कोरोना के मामलात में कमी का रुझान देखा जा रहा है। हैदराबाद रंगारेड्डी मेडिकल अजला में 4 ta 5 दिनों के दौरान मुस्बत शरह में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में जारिया माह की 18 तारीख से 20.1% मुस्बत शरह दर्ज की गई थी, ताहम इसके बाद सूरत हाल में तब्दीली देखी गई और कोरोना मामलात में कमी हो रही है। 3 दिनों से अजला में 10% मुस्बत शरह दर्ज की गई। महकमा सेहत के आला अहदेदारों ने ये बात बताई। रंगारेड्डी ज़िले में कबल अज़ीं मुस्बत शरह 22% दर्ज की गई थी, ताहम अब ये शरह घट कर 12 हो गई है। उसी तरह मेडचल ज़िले में इस माह की 10 तारीख को मुस्बत शरह 31.87 दर्ज की गई थी, ताहम बाद अज़ां इस मुस्बत शरह में कमी दर्ज की गई है। कोरोना की तीसरी लहर का असर हैदराबाद के पार्क्स पर भी देखा गया है, जहां सुबह के औकात में चहलकदमी करने के लिए आने वाले अफराद की तादाद में कमी देखी गई है। सेहतमंदी के लिए चहलकदमी, जॉगिंग और वर्जिश का करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कई अफराद सुबह के औकात में दोस्तों के साथ मिलकर चहलकदमी करते हैं। शहर हैदराबाद के पार्क से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक चहलकदमी करने वालों से भरे रहते थे, ताहम कोरोना की तीसरी लहर की वजह से सूरत हाल में तब्दीली आई है और कोरोना की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। चहलकदमी करने वालों ने कहा कि पार्क्स में आने वालों की तादाद में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रुप्स में चहलकदमी और वर्जिश के लिए आने वालों की तादाद घट गई है। पार्क के करीब चाय, तरकारियों और फलों की दुकानात पर भी चहलकदमी करने वाले देखे जाते थे और उनका कारोबार भी होता था, लेकिन पार्क्स आने वालों की तादाद में कमी का असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है। TRS की MLC की कविता से आज रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मुलाकात की। जीवन रेड्डी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के सदर नशीन हैं। उन्होंने वजीर आला व TRS सरबराह चंद्रशेखर राव की जानिब से उनको गुज़िश्ता रोज़ TRS हल्क़े निज़ामाबाद का सदर मुकर्रर करने पर शुक्रिया अदा किया। कविता से आज जीवन रेड्डी ने खैर सगाली मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। कविता ने उनको इस नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्ज हरारत में गिरावट हो गई है। AP की विशाखा एजेंसी के चिंतापल्ली मिनीमलूरू में दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। उसी तरह अर्राकू पाडेरू में दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के इलाके अरली में दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ज़िले के पप्पलदरी और सिरपुर में दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चापरा में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। तलामडू में 9 डिग्री, तामसी और गिन्ने दर इलाकों में दर्ज हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। सुबह और शाम के औकात में ज़िले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नज़र आ रहे हैं। ज़िले में दिन के दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है, लेकिन रात के दर्ज हरारत में गिरावट जारी है। मदनपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक ताजिर ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त कुरमागुड़ा मदनपेट के रहने वाले 26 साल श्रीकांत के तौर पर की गई है, जो इकलौता बेटा बताया जाता है। इसकी शादी 17 फरवरी को होने वाली थी। इसके दोस्तों ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तहकीक़ात की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इसकी मुखासिमत कई अफराद से थी। मेरा फ्रेंड श्रीकांत है। उनका एज 26 है। हम लोग चिड्डी का दोस्त है, बचपन से दोस्त है। एक साथ एक जगह काम करते थे। सडनली गांव को जाता हूँ बोल के घर वालों को पूरा भिजा दिए। अभी शाम में सुसाइड हो गया बोल के फ़ोन के घर वाले रेंटर्स फ़ोन करे तो जाके हॉस्पिटल में 2 दिन हॉस्पिटल को फिरे, रिस्पॉन्स नहीं दिए। उस्मानी को लेके आया था कि अंदर इंतकाल हो गया। तो ये क्या टाइम पे हुआ ये शाम में 5 बजे 5 से 5 बजे टाइम पे हुआ। कुछ रीज़न मालूम आपको क्या वजह से साइन कर दिया उन्हें सुसाइड, कुछ क्या कि मिला के पी लिया उन्हें। रीज़न अभी मोबाइल तो हम लोग कंप्लीट दिए पीएस में, उसका रीज़न अभी इंक्वायरी करने के बाद मालूम होगा। तो आप उनके आप कौन हो ना उनके मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। कहाँ पे रहते थे उन्हें? शायद कुरमागुड़ा मादनापेट पर। मादनापेट पे। तो आप पीएस में आपको क्या वहाँ पे गए तो आपको आपके साथ सही बिहेवियर? इसमें हम हमारा भाइयों को भेजा दिए यहाँ पर, उनको उनके साथ हॉस्पिटल लेके आए और दूसरे लोगों को भेजा दिया। तो एक आप लोग वहाँ पे जब उस्मानिया लेके आए बॉडी, तो वहाँ पे क्लियर था कि उन्होंने डेथ है बोल के? डेड हो गया बोल के क्लियर दे दिया आपको। तभी तभी में आते खुद उनको दम दिया, सांस दिया, मुंह में मुँह लगा के सांस भी दिया, मारा। होश में नहीं आया। तो अब गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये गवर्नमेंट से तो नहीं, अभी हम लोगों को उन्होंने कैसा हुआ, किस बारे में हुआ, रीजंस और पर्सन जो कौन कौन है उसको पता होना। उन्होंने खेला बेटा है, माँ बाप को भाई नहीं खेला। वो लोग अभी अनकॉन्शियस पे वो लोग तो बात कुछ नहीं कर सक रहा तो कुछ दुश्मनी उनकी किसी से? है सब जना कितना थोड़े जने तो है, और कौन है उसमें नहीं मालूम हम लोगों को। कैसा भी वो लोग मालूम होना, गवर्नमेंट रहने दो, कोई भी रहने दो, आगे आन दो नहीं आन दो, हमारे को तो वो चाहिए। हमारे साथ में उनके बारे में कितने जने भी आ सकते हैं हमारे साथ, वो तक कैपेसिटी है। इस आपके ये प्रेस मीडिया ये वीडियो से उनसे कुछ भी आप लोगों से कुछ मदद हुए तो करो, नहीं तो हम लोग कर लेते। कॉपीराइट मामले में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और दीगर 5 के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। बॉलीवुड के फिल्मसाज सुनील दर्शन ने पिचाई के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने 2017 की अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के हुकूक किसी को नहीं बेचे हैं। ताहम ये फिल्म यूट्यूब पर चलाई जा रही है और अब तक कई मिलियन अफराद ने इसको देखा है। उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म के मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके ज़रिए भारी रकम हासिल की जा रही है। इस फिल्म को गैर कानूनी तौर पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो सुंदर पिचाई को जिम्मेदार करार देते हैं, क्योंकि गूगल की वो नुमाइंदगी करते हैं। कार्वी इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्था सारथी को आज ईडी की जानिब से तहवील में लिया जाएगा। कार्वी स्कैम केस में पार्था सारथी असल मुलजिम हैं। बैंक से हासिल करदा कर्ज की रकम बैरूनी ममालिक मुंतकिल करने पर कबलजी पार्था सारथी समेत सेक्रेटरी शैलजा, मैनेजर राजीव रंजन सिंह, हरिकृष्णा को सीसीएस ने गिरफ्तार किया था। पार्था सारथी को तहवील में देने ईडी ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। इस माह की 27 तारीख से 31 तक उनसे पूछताछ करने की अदालत ने इजाज़त दी है। वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी के रहने वाले सैयद लईक अहमद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको बाज़ अनासर से हरासनी का सामना है और उनकी जायदाद को मुनहदम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो में कहा कि जीएचएमसी के बाज़ अहदेदार भी इसमें शामिल हैं। उनकी इस जायदाद को डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 30 साल से यहाँ मुकीम है, लेकिन
बाज़ अनासर से उनकी जान को खतरा है, उनको जान से मारने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका दफ्तर रजिस्टर्ड है। इस सिलसिले में कई मरतबा शिकायत की गई, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद लईखुद्दीन है। मैं वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ और ये प्रॉपर्टी पे हम 30 साल से है और डेवलपमेंट पे हम दिए थे। कई सालों से मेरा यहाँ नीचे ऑफिस है और कुछ अरसे से ये हो रहा है कि कुछ साजिश चलने में आ रही है कि ये इसको तुड़वाएंगे या वो करेंगे। मेरे साथ हरासानी हो रही है और मेरे को जान से मारने की साजिश हो रही है कि ये कुछ करप्टेड जीएचएमसी के ऑफिसर्स, ये सुनने में आया कि भाई विदाउट नोटिस, विदाउट वो कुछ आके ये ऑफिस को गिरा देंगे, करेंगे, जबकि ये ऑफिस मेरा रजिस्टर्ड है और कई सालों से है यहाँ पर। और ये हो रहा है कि मेरे को कई ज़माने से हरासानी हो रही है। मैं ऑफिस से बाहर नहीं निकल सक रहा हूँ। मेरी बहन रहती है, मेरे वालिद सीनियर सिटीज़न हैं और यहाँ पर बिल्कुल उनके साथ इतनी हरासानी हो रही है कि जान से मारने की साजिशा की सुनने आ रही है। हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो एमपी है हमारे असदुद्दीन साहब, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा और हमारे एरिया के जो एमएलए साहब है, कॉरपोरेटर साहब रशीद फराज साहब है, कि इस पे नज़र डालें। और इससे पहले भी मैं ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि एक मेरे साथ जो जानलेवा हमला हुआ था, मेरे ऑफिस को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, ये भी हम और सामान मेरे सीसीटीवी चुरा के करके जो बड़ी साजिश हुई थी जान से मारने की, ये भी कुछ हफ्ते पहले ये हुआ था। तो उसके बाद ये जब कोई एक्शन हुआ नहीं उस पर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे असद साहब से कि यहाँ पर हमारी मदद करें इस पे। और हमारे एरिया एमएलए जो है और कॉरपोरेटर साहब जो है, ये सीवी आनंद साहब से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ को फेयर इंक्वायरी करवाए और हमारा हक हमको दिलवाए। जो दिन रात जो हमारे साथ हरासानी हो रही है, गैर ज़रूरी हमारा घर से निकलना अजाब हो जा रहा है, नीचे उतर नहीं सक रहे, इलीगल लोगों को लाके यहाँ पर राउडी शीटर्स को लाके हरासानी कर रहे हैं, रास्ते पे चलना मुश्किल हो जा रहा है। मेरी बहन का के साथ गैर गलत बातें हो रही है। कुछ दिन पहले मैं मीडिया में भी डाला था, ये चीज़ मैं फॉरवर्ड भी करा था, लेकिन अब तक कोई इस पर ना एफआईआर हुआ है, ना कोई एक्शन हो रहा है लोकल पीएस से। तो मैं पुलिस के आला अहदेदारों से भी, खासकर सीवी पटनचोरू में मिलावटी दूध के माफिया का पता चलाया गया। ये माफिया दूध के बजाय केमिकल के जरिए मुख्तलिफ अशिया तैयार कर रहा था। केमिकल और यूरिया के जरिए दूध की तैयारी का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। मार्केट में दूध की तलब में इजाफे के पेश नज़र दूध की जायद पैदावार के लिए मवेशियों को इंजेक्शन्स दिए जा रहे थे, ताहम इससे ज़्यादा फ़ायदा न होने पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह इस तरह के केमिकल्स के ज़रिए दूध की अशिया की तैयारी की जा रही थी। पटनचेरू में पुलिस ने एक इत्तला पर इस माफिया को बेनकाब किया। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में शिवा नारायणापुरम कॉलोनी में एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। करीब में वाक़े तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर घर वालों को इस चोरी का पता चला। चोरों ने मकान का कुफल तोड़कर 30 तोले के तिलाई जेवरात की चोरी कर ली। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस की क्लूज टीम ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और शवाहिद जमा किए। जिला प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के जागुरला मड़ी वारी पल्ली देहात की कौमी शाहरा के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये तेज़ रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में इस रूट पर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से
अलग करते हुए वहां से हटाकर इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। तेलंगाना खानूसाज काउंसिल के ऊपरी सदनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने खानूसाज काउंसिल के लिए मुत्तकिब 4 नए अरकान पी महेंद्र रेड्डी, के नारायण रेड्डी, यादव रेड्डी एल रमना को रुकनियत का हलफ दिलाया। सदनशीन के चैम्बर में मुनक़िदा हल्फ बर्दारी की मुख्तसर तकरीब में रियासती वज़ीर उमूर मखनना प्रशांत रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव, वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ के अलावा पार्टी के कई कायदीन भी शरीक थे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और YSR तेलंगाना की सदर YS शर्मिला ने किसानों की खुदकुशी के मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्मिला ने किसानों के इंश्योरेंस को बिला तखसीस उम्र सब पर लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 8 साल कबल तमाम किसानों के कर्जे माफ़ कर देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया है। हुकूमत ने सिर्फ 3 लाख किसानों के ऐसे कर्जे माफ़ किए हैं जो 25,000 रुपये के हैं। उन्होंने हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम भी आयद किया। కదా మీరు పెద్ద రైతు అనిపించుకుంటారు కదా, మరి మీరు 67 ఏళ్ళున్న మీరు పెద్ద రైతు ఎలా అవుతారు? రైతేమో 59 సంవత్సరాలకే చనిపోవాలి. ఆ లెక్కన మీరు పెద్ద రైతు ఎలా అవుతారండి? ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 61 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళు బతికున్నంత కాలం వాళ్ళకు పెన్షన్ వస్తుంది. కానీ రైతులు మాత్రం 60 ఏళ్ళు దాటి వ్యవసాయం చేయకూడదు, 59 ఏళ్ళు దాటి బ్రతికి ఉండకూడదు. 59 ఏళ్ళ లోపు చనిపోవాలి, అప్పుడే ఆ కుటుంబానికి రైతు బీమా అందుతుంది. కేసీఆర్ గారికి నచ్చిన వాళ్ళకు మాత్రం, నచ్చిన అధికారులకు, ఆయనకు అణిగి మణిగి ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రం ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి మరి 65 ఏళ్ళ వరకు వాళ్ళు ఉద్యోగాలలో కొనసాగొచ్చు. కానీ రైతులు మాత్రం 60 సంవత్సరాలకు మించి బ్రతికుండకూడదు. వాళ్ళు 59 సంవత్సరాల లోపల చనిపోకపోతే వాళ్ళ కుటుంబాలకి కనీసం ఆ బీమా కూడా రాదు. ఇది కేసీఆర్ గారు చెప్తున్న న్యాయం. ఇది రాక్షసత్వం కాదా? ఇది క్రూరత్వం కాదా? मैनेजिंग एडिटर सियासत जहीर अली खान ने डॉक्टर कफील खान की अंग्रेजी किताब गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी की रस्म इजरा अंजाम दी। डॉक्टर कफील खान ने अपनी इस किताब में उन सारे वाक़यात और उसके बाद हुकूमत के रद्दमल को कलमबंद किया है जब गोरखपुर में 100 से ज़ायद बच्चे ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से फौत हो गए थे। डॉक्टर कफील खान ने जो गोरखपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बरसरे खिदमत थे, सैकड़ों बच्चों की जान बचाई और अपने खर्चे से ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया था। उनके जज्बे की दुनिया भर में सिताइश की गई थी, जिस पर चिरागपा होकर हुकूमत उत्तर प्रदेश ने उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत का ही जिम्मेदार बताया और मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। डॉक्टर कफील खान पर कई मुकदमात भी दायर किए गए। साबिक डीन शोबे जर्नलिज्म जामिया उस्मानिया प्रोफेसर एल विश्वेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कन्वीनर MSc तेलंगाना चैप्टर डॉक्टर सत्तार खान ने तकरीब की कार्रवाई चलाई कि जो अगर देश, कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो जब तक सब लोग साथ नहीं आएंगे, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और चाहे महिलाएं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो महिलाएं प्रताड़ित हैं। तो मुझे लगता है कि जो एकता की बात की है, रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ये अपना पर्सनली मामला है, इसको राजनीति में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा हमेशा से सोचना है कि योगी जी और मोदी जी तो चेहरा हैं सिर्फ, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इंसान को इंसान में ही डिवाइड करती है, उसके खिलाफ हम लोगों को एक, सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को साथ आके बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लगा कि वो गोरखपुर से मुकाबला करने का ऐलान करें, क्योंकि सियासत मैंने कोई ऐलान नहीं किया है, आप लोगों ने ऐलान किया है। मीडिया में पिछले 3 दिन से खबरें चल रही हैं। आज मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने कहा है हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा। अगर मुझे यूपी के इलेक्शन में चुनाव लड़ना होता तो मैं इस वक्त हैदराबाद में क्या कर रहा होता, मैं यूपी में जाके प्रचार या कुछ तैयारी नहीं कर रहा होता। इसके बाद मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं चेन्नई जा रहा हूँ। मैं तो उस जो घटना हुई थी, जो अपना हेल्थ सिस्टम कितना टूटा, उसको एक्सपोज करने की एक मुहिम पे लगा हुआ हूँ।
तो अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो अब तक मैं यूपी में होता। बिखरा हुआ उत्तर प्रदेश को एक जगह जमा करने के लिए कौन सी पार्टी आपकी नज़र में, कौन हुकूमत? नहीं, कोई बिखरा हुआ नहीं है। आपको इस बार आपका क्वेश्चन जो सबसे अच्छे से आपने पूछा है उसका आंसर दे दूं। जैसे वेस्ट बंगाल में 2 तरफा बाइपोलर इलेक्शन हुआ था, ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, ऐसे ही यूपी में अखिलेश वर्सेस बीजेपी हो रहा है, कोई और पार्टी बीच में नहीं। सपा की हुकूमत बनेगी कैसा? अब हुकूमत ना बने तो वो अलग बात है, पता नहीं, टाइम कहते हैं राजनीति जो है बहुत चेंज होती है। प्रियंका गांधी जी की मैडम की भीड़ में भी आप देखिए तो लाखों की भीड़ कांग्रेस की सभाओं में आ रही है, तो टाइम क्या होता है नहीं पता चलता है। पर इतना ज़रूर है कि बीजेपी को भी लगने लगा है कि योगी जी को चुन के उन्होंने गलती की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो अनुपयोगी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मथुरा से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मथुरा के सर्वे ने बताया कि वो हार रहे हैं। अयोध्या के लिए जी जान लगा दी, लेकिन अयोध्या के पंडितों पुजारियों ने कह दिया कि अगर यहाँ आएंगे तो उन्हें हरा दिया जाएगा, तो उनको गोरखपुर वापस भेज दिया गया है। अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स को देख रहे होंगे तो इस वक्त सारे पोस्टर से योगी जी को हटा दिया गया है और सिर्फ मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर कर लिया गया है। पूरा इलेक्शन जो है मोदी वर्सेस अखिलेश को करने की कोशिश की जा रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने नाबार्ड के जरिए किसानों को दिए जाने वाले खर्च की रकूमत में इजाफे पर जोर दिया और कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की हर मुमकिन मदद करने का एक लाएमल तैयार किया है। नाबार्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत का अपना विजन पेश करते हुए इन दोनों वज़रा ने कहा कि नाबार्ड गोदामों की तामीर और किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी में भी मदद कर सकता है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस रामकृष्ण राव, सेक्रेटरी महकमे ज़राअत रघुनंदन राव और दूसरे भी मौजूद थे। राजभवन और प्रगति भवन में क्या खलिश बरती जा रही है, ये सवाल अब सियासी हलकों में ज़ेर गश्त है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे को यौम जमहूरिया की तकरीब में जो राजभवन में मुनक़िद हुई थी शरीक नहीं हुए। समझा जाता है कि रियासती उमूर में गवर्नर की मदाखलत पर चीफ मिनिस्टर नाराज़ हैं। गवर्नर बाज़ महकमों के जायजा इजलास मुनक़िद कर रही हैं। गवर्नर ने हाल ही में अवामी शिकायत की समाअत के लिए राजभवन में एक बॉक्स रखा है जहाँ कोई भी अपनी शिकायत गवर्नर से रुजू कर सकता है। गवर्नर ने हुजूराबाद के इंतखाबात से ऐन क़बल कौशिक रेड्डी को गवर्नर कोटे से MLC बनाने से भी इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ने किसानों की तायद में इंदिरा पार्क पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और गवर्नर को तवक्कुह थी कि धरना देने के बाद चीफ मिनिस्टर उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो सीधे अपने घर चले गए। चीफ मिनिस्टर के अलावा रियासती वज़रा ने भी राजभवन की सरकारी तकरीब में शिरकत नहीं की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने दरगाह बड़ा पहाड़ निज़ामाबाद के लिए टेंडर तलब किया था। वक्फ बोर्ड ने 3 करोड़ से कम बोली देने वाले के हक में टेंडर मंजूर कर दिया। एक बोली दहिंदे तजम्मुल ने बताया कि उन्होंने 3 करोड़ 1 लाख का टेंडर भरा था, मगर वक्फ बोर्ड ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए वाले टेंडर को मंजूरी दे दी। इससे वक्फ बोर्ड को सीधे 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के दौरों पर धांधलियों का इल्ज़ाम आयद किया और सारे मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। हम भी पार्टिसिपेट होना चाह रहे टेंडर में। क्या है, क्या हज़रत सैयद शाहदुल हसनी रहमतुल्लाह अलैह का टेंडर था, पेपर में आया था, इसलिए हम लोग भी पार्टिसिपेट होकर डाल लेते थे। टेंडर डाले थे आप लोग? जी हाँ। कब डाले थे टेंडर? तजम्मुल साहब के नाम पे डाले, तजम्मुल से नहीं, उनके नाम पे डाले। कब डाले थे टेंडर? टेंडर 14 को डाले। क्या रेट डाले थे? 3 करोड़ 1 लाख। कितने टेंडर आए थे? आप टेंडर ओपन करे खुद बुलाए थे? हाँ, ओपन है। टेंडर्स के दरखास्त करे थे, दरखास्त करे बाद में ये करे वगैरह वहाँ के दरखास्त डाले। 3 करोड़ 1 का बोर्ड का फ़ायदे के वास्ते डाले, वहाँ पर है व्यर्थ है उतना बोल के डाले। उसके बाद इन्होंने हमको कॉन्टैक्ट नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। उसके बाद में हमको लेटर भी नहीं पहुँचा बोर्ड से, फिर दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देना। अब आए बाद में हमने 1 डे में देते क्या कैश, 1 डे में तो हमको मेमो दो, मेमो दिए बाद में मेमो के टर्म एंड कंडीशन से हम बनते होकर बोले नहीं तो हमारे से लिहाजा केस फाइल करते हम, तो स्टेशन को दे। बोर्ड का हम फ़ायदा सोच रहे, बोर्ड वाले हमको नुकसान के फ़ायदे से कर। आपका नाम क्या चाह रहे, क्या डिमांड है? शेख तजम्मुल। अब आपका डिमांड क्या है? क्या हाईएस्ट बिल्डर जो है उसको दे दो, आप बोल के बोले हाईएस्ट बिल्डर दे दो। कहाँ का, किधर का टेंडर है? नाम हज़रत सैयद शाहदुल हसन रहमतुल्लाह बड़ा पहाड़ का है, बरनी मंडल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का। चेयरमैन साहब क्या बोले? चेयरमैन साहब बात करो बोले डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब है तो हम बात करें, इन्वर्ट में दिए हम कि लिहाजा हमको ये कॉन्ट्रैक्ट का मेमो दो, लिहाजा नहीं तो ओपन एक्शन करो, हम पार्टिसिपेंट करने के वास्ते रेडी है बोले। हो पुलिस का पुलिस उसलिए कहीं बुलाए नहीं मालूम उन्होंने तो यहाँ पर आए, हम लेने आए, बोर्ड का फ़ायदा करने आए हम,
वोट का फ़ायदा करना है तो उन्होंने एक क्रिमिनल का ऐसा हमको डरा के करके केस के फाइल करने के वास्ते ये कर रहे हैं। रामचंद्रपुरम डिवीजन पे 15,600 डबल बेडरूम मकान तैयार हो गए हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इनका बहुत जल्द इफ्तिताह करेंगे। जीएसएमसी के हदूद में 111 मकामात पर 1 लाख डबल बेडरूम मकान तामीर किए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है और कई मकामात पर इन मकानात की मुस्तहक मकीनों में हवालगी भी अमल में आ चुकी है। 1,422 करोड़ रुपये के मसारिफ से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। हर बिल्डिंग में जो 5 मंजिला है लिफ्ट की भी सहूलत फराम की गई है। पानी के जखीरे के लिए बड़े बड़े सम्प तैयार किए गए हैं और हर सम्प 21,000 किलोलीटर पानी के जखीरे की गुंजाइश रखता है। तमाम डबल बेडरूम मकानात के ब्लॉक्स में प्लेग्राउंड, बच्चों की तफरीह की जगह और दूसरी चीज़ें मुख्तस की गई हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों के मशहूर विलेन हामिद अली खान उर्फ अजीत की 7 साला इल्म पैदाइश तकरीब का आज आगाज हो गया। अजीत साहब के अरकान खानदान और उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने बाद नमाज ज़ोहर जमाली गुंडा कब्रस्तान टोली चौकी में उनकी मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और फातिहा खानी की। दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट ने अजीत साहब की 7 साला तकरीब के दौरान साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के अरकान सफ़ीउल्लाह, अजीत साहब के फर्जंद शाहिद अली खान, वीद कुमार और जाकिर हुसैन ने बताया कि रियासत हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो शहर की एक सड़क को अजीत साहब के नाम से मौसूम करे। वाज़ेह है कि हामिद अली खान का 22 जनवरी 1922 को जन्म हुआ था। उन्होंने 200 से ज़्यादा हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। वो लाइन से भी मशहूर थे जिसका उन्होंने फिल्म कालीचरण में एक किरदार अदा किया था। उनका इंतकाल 27 अक्टूबर 1998 को हुआ था। जी ये 100 ईयर्स हुए हैं उनकी पैदाइश को और ये 1 साल तमाम जो है हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहेंगे, उनकी याद ताज़ा करते रहेंगे। यही ये फर्स्ट प्रोग्राम था, फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद बुक रिलीज़ है, उसके बाद स्टैम्प रिलीज़ है और काफ़ी प्रोग्राम्स आते रहेंगे। जैसे ऐसा गवर्नमेंट भी जैसा अनाउंस करेगी वैसा आपको पता चलेगा। दिस इज़ 100 ईयर्स ऑफ हिज। अजीत साहब की लाइफ के बारे में कुछ बताइए। लाइफ मैं उनका बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ। मेरा नाम शाहिद अली खान है और उनकी लाइफ के बारे में तो आप में किताब आएगी, वो किताब में पढ़ लीजिएगा। किताब छप गई है, थोड़े दिनों में रिलीज़ हो जाएगी। ये प्रोग्राम्स वगैरह जो आप प्लान कर रहे हैं विद इन दी तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं इसके प्रोग्राम? ऑल ओवर इंडिया होंगे इंशाल्लाह। ओके। और बॉलीवुड से किस तरीके से आपको यहाँ पे रिस्पांस है? मतलब अजीत साहब की यादें ताज़ा करने में उन लोगों का भी हाथ रहेगा? है, सबका हाथ है। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद करते हैं आपके? गवर्नमेंट से तो हमने इल्तिजा की है कि भाई वो एक रोड उनके नाम पे नेम करें। उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोला है कि भाई स्टैम्प रिलीज़ करें, तो वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ? स्टेट गवर्नमेंट से रोड के लिए बोला हमने। ठीक है सर। ठीक है ना सर, थैंक यू। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,86,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन ये मुसलसल तीसरा दिन है कि मुल्क में कोविड-19 के केसेस 3 लाख से कम रोनुमा हो रहे हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 573 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मार्केट में फ़रोख्त की इजाज़त दे दी गई है। तमाम ये वैक्सीन फ़िलहाल सिर्फ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में दस्तयाब रहेंगे।